वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपूर्वा और आज के वीडियो में हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करी है और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ी थी दैट वाज मोलैरिटी। तो हम मोलैरिटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली जब आप मोलैरिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं लाइक मोलर, सेमी मोलर, डेसीमोलर। तो इन टर्म्स का क्या मतलब होता है, आपको इन टर्म्स से क्या समझना है। जैसे कि अगर किसी सॉल्यूशन के लिए मोलर वर्ड यूज में लिया जाए मतलब उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, 1 होगी। अगर किसी सॉल्यूशन के लिए हम सेमी मोलर यूज में लेंगे इसका मतलब उसकी मोलैरिटी 0.5 होगी। डेसीमोलर तो m/10 और इसकी जो मोलैरिटी होती है वो हम 0.1 कंसीडर करते हैं। नाउ वी डिस्कस आवर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म एंड दैट इज मोलैरिटी। जो लास्ट टर्म हमने डिस्कस करी थी दैट वाज मोलैरिटी, जिसे कि हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। बट जब मोलैरिटी की बात आती है तो इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों में एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है। मोलैरिटी आप हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं जिसे जनरली हम लीटर्स में लेते हैं। बट अगर मुझे किसी भी गिवन सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है इसका मतलब वहां पर हम मास ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में इसे निकालेंगे। तो मैं मोलैरिटी को ऐसा डिफाइन कर सकती हूं, इट कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। अगर कभी भी सॉल्वेंट का 1 kg होगा और अगर हम उसके अंदर सॉल्यूट के कुछ मोल्स को डिसॉल्व कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो वहां पर हमारे पास में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आती है उसे हम बोलते हैं मोलैरिटी। बट ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जितने भी सॉल्वेंट हमें मिले वो 1 kg ही हो सकता है किसी में 2 kg हो, किसी में 2.5 kg हो। तो हम इस डेफिनेशन को अगर फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो लिख सकते हैं moles of solute and that will be divided by mass of solvent in kilogram। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक और बहुत बेसिक सी बात की, अगर आपको कभी भी सॉल्वेंट ग्राम्स में गिवन होगा तब उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। और ग्राम को अगर मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। अब मोलैरिटी और मोलैरिटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफरेंशिएटिंग बात, जब आप मोलैरिटी में वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं तो वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर के साथ में चेंज हो सकता है। और अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी पे टेम्परेचर का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम केवल मास की ही बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पर वॉल्यूम को तो कहीं कंसीडर ही नहीं किया है। इसका मतलब जो मोलैरिटी टर्म होती है वो वॉल्यूम की वजह से एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, मतलब कि टेम्परेचर का फर्क इस पर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर चेंज किया तो वॉल्यूम चेंज होगा और वॉल्यूम चेंज हो जाने से मोलैरिटी पर भी कुछ न कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। बट अगर हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो बेसिकली डील्स विद मास, और मास का टेम्परेचर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर पे इफेक्ट आएगा जबकि मोलैरिटी पर टेम्परेचर का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए आपको कभी भी कोई क्वेश्चन गिवन हो और वहां पर पूछा जाए कि टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कौन सी है, तो आप सिंपली क्या आंसर देंगे, इट इज मोलैरिटी, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला so that you easily understand it.
मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि मेरे पास में 20% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन है और इस गिवन सॉल्यूशन के लिए मुझे मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि 20% वेट बाय वेट है, मतलब यहाँ पर मेरे पास सॉल्यूट का मास भी गिवन है और सॉल्वेंट का मास भी गिवन है और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इस गिवन सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। तो आइए मैं ऐसा लिख सकती हूँ यहाँ पर कि जो भी वेट ऑफ सॉल्यूट होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज डायरेक्टली इक्वल्स टू 20 ग्राम, क्योंकि हमें यहाँ कितना सॉल्यूशन दिया है, 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करती हूँ तो वो कितना लेंगे हम, 80 ग्राम, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि परसेंटेज हमेशा टोटल हम 100 ही कंसीडर करके चलते हैं, राइट। तो अगर टोटल 100% को मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करूं तो सॉल्यूशन का मास कितना बन जाएगा, 100 ग्राम। अब उसमें से सॉल्यूट अगर 20 ग्राम है तो सॉल्वेंट कितना ग्राम हो जाएगा, 80 ग्राम्स हो जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा 20, क्योंकि गिवन वेट है, अपॉन NaOH का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 40। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 40 लिख देंगे। अगर यहाँ पर हम सॉल्वेंट का मास देखें तो सॉल्वेंट का जो मास है वो कितना है, 80 ग्राम्स। तो अगर ग्राम्स को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1000। तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा यहाँ ऊपर और कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो इसे जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी, this value is going to become 25/4. So the molarity of this solution is 25/4 molar. The next important term is normality. We represent normality by capital N and it is helpful in solving many of the numericals. So if I talk about normality, then it can simply be defined as number of equivalent moles present in 1 liter of the solution. कि अगर मेरे पास में कोई 1 लीटर का सोल्यूशन हो तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स प्रेजेंट होंगे, उसे ही हम क्या बोल देंगे, नॉर्मेलिटी बोल देंगे। तो हम लिखते हैं इस चीज को कि इट इज द नंबर ऑफ equivalent moles of solute which is present in 1 liter of solution। बट ये चीज यहाँ पर ध्यान रहे कि हम 1 लीटर मतलब अगेन किससे डील कर रहे हैं, वॉल्यूम से ही डील कर रहे हैं। बट देखा जाए तो क्या हमारे पास में जरूरी है कि हर सॉल्यूशन का 1 लीटर ही प्रेजेंट होगा, देन योर आंसर इज नो, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमेशा सॉल्यूशन का 1 लीटर ही प्रेजेंट हो। तो हम क्या करते हैं इस चीज को इजी करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट वी विल कंसीडर इट विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, कि जो भी मेरे पास में सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा मैं उसके रिस्पेक्ट में ही क्या फाइंड आउट करूंगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स फाइंड आउट करूंगी। अब कंफ्यूजन यहाँ पर ये आता है कि इक्विवेलेंट मोल्स का क्या मतलब है। अभी तक हमने केवल क्या पढ़ा था, मोल्स के बारे में पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करने हैं तो आपको क्या करना होगा कि जो भी उस क्वेश्चन में गिवन मास होगा, स्पेसिफिक सब्सटेंस का जो भी गिवन मास होगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे, यू कैन डिवाइड इट विद इक्विवेलेंट मास। क्योंकि अगर मैं कभी भी गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करूंगी देन आई विल गेट मोल्स, ठीक है। वो हमारा सिंपली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका होता है।
बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास में क्या आ जाएंगे, इक्विवेलेंट मोल्स आ जाएंगे। बट अब बात ये आती है कि इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है। तो अगेन एक बहुत ही सिंपल सी टर्म है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को हम बोल सकते हैं कि जो भी मेरे पास में मोलर मास होता है, अगर मैं उसको उसके n फैक्टर या फिर मैं इसको इसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उस सॉल्यूशन का या फिर उस स्पेसिफिक सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसा देख रहे हैं कि पहले तो इक्विवेलेंट मोल समझा, मोल्स के बाद हमने इक्विवेलेंट मास समझा, और इसके अंदर एक और नई टर्म आ गई, वो टर्म क्या है, एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर को कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत ही इजी है। इसके लिए वैलेंसी फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर जितने भी हमारे पास में केमिकल्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और वो कैटेगरीज हमारी कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। या तो कोई सब्सटेंस एसिड होगा, या फिर कोई सब्सटेंस क्या होगा, बेस, और या फिर कोई सब्सटेंस क्या होगा यहाँ पर, सॉल्ट होगा। अगर हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड में आपको सिंपली ध्यान रखना है कि जो भी एसिड है वो कितने नंबर ऑफ H+ आयन लिबरेट कर सकता है, कितने नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज कर सकता है, और वो जितने भी H+ आयन रिलीज करेगा उसी को आप एसिड की बेसिसिटी भी बोल देते हैं। तो एसिड के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं कि उस एसिड की बेसिसिटी कितनी है। बेसिसिटी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज बाय दैट एसिड, कि उस एसिड ने कितने नंबर ऑफ H+ आयंस को प्रोड्यूस किया है, राइट। लाइक HCl की बात करें तो HCl की जो बेसिसिटी होती है वो 1 होती है। अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। अगर हम बेसिस की बात करते हैं तो बेस कितने नंबर ऑफ OH- और आई कैन से हाइड्रोक्साइड आयन बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बेस के लिए, नंबर ऑफ OH- आयन लिबरेटेड और रिलीज्ड बाय अ बेस। और इसे हम एक बेस की एसिडिटी बोल देते हैं। एक बेस की जो एसिडिटी होती है वो क्या होती है, कितने हाइड्रोक्साइड आयन उस स्पेसिफिक बेस ने रिलीज किए हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे NaOH की बात करनी है कि NaOH का n फैक्टर कितना होगा, तो 1। अगर मुझे बात करनी है MgOH होल ट्वाइस की, तो उसका जो n फैक्टर हो जाएगा वो कितना कंसीडर करते हैं हम, 2 कंसीडर करते हैं। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड निकल रहे हैं और यहाँ पर 1 हाइड्रोक्साइड निकल रहा है। अब अगर सॉल्ट की बात करी जाए तो सॉल्ट हमारी यहाँ पर 3rd कैटेगरी रहती है, जो कि एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो अगर आपको कभी कोई सॉल्ट दिया जाए तो सॉल्ट के लिए आप सिंपली क्या बोल सकते हैं कि केटायन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन केटायन, की एक केटायन पे टोटल जितना चार्ज प्रेजेंट होगा वही हम उस सॉल्ट की क्या बोल देंगे, मतलब सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर बोल सकते हैं। जैसे कि NaCl की बात करें तो NaCl का जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो कितना ले सकते हैं, हम 1 ले सकते हैं। ये तो कुछ बहुत सिंपल से केसेस हमने एन फैक्टर के डिस्कस किए हैं। अगर आपको एन फैक्टर डिटेल में पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर एन फैक्टर्स ऑल्सो। तो जब आपने एसिड, बेस या सॉल्ट जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जब आप उसका एन फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे तो आप उसके एन मोलर मास को किससे डिवाइड करेंगे, एन फैक्टर से। जब ये एन फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा उसके बाद में आपके पास इक्विवेलेंट मास आएगा। अब ये जो इक्विवेलेंट मास है, अगर गिवन मास को हम इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारे पास में क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। तो ये हमने एक और कंसेंट्रेशन टर्म कंप्लीट कर ली है जिसका नाम है नॉर्मेलिटी।
नाउ कम्स द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म एंड दैट इज मोल फ्रैक्शन। ये एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में आपने पहले भी मैथ्स में किसी न किसी चैप्टर में पढ़ा ही होगा जब आप फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई केक का पीस है या फिर केक है, मुझे इसके बहुत सारे पीसेस करने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस केक के टोटल 8 पीसेस कर दिए। अगर मैं इस स्पेसिफिक पीस की बात करूं, ये वाला जो पीस है, तो मैं इसके लिए क्या बोल सकती हूँ कि ये वाला जो पार्ट होगा इसके लिए मुझे फ्रैक्शन क्या लिखना होगा, 1/8 लिखना होगा, क्योंकि ये एक पार्ट है उस केक का और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, 8 है। तो हम इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इसको क्या बोल सकते हैं, 1/8 बोल सकते हैं। मान लीजिए मेरे को किन्हीं 2 पार्ट्स के बारे में बात करनी है, तो उनके लिए मैं क्या डिफाइन कर सकती हूँ, 2/8 डिफाइन कर सकती हूँ। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फ्रैक्शन, बट इट इज फॉर मोल्स, कि जब भी किसी मिक्सचर में हम मोल्स का फ्रैक्शन निकालते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, मोल फ्रैक्शन बोल देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, कि एक कंपोनेंट के जो मोल्स थे, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू मोल्स ऑफ मिक्सचर, कि टोटल मोल्स के टोटल मिक्सचर के जितने भी मोल्स होंगे, मैंने यहाँ पर क्या किया, उन सारे मोल्स का मैंने यहाँ पर रेशियो डिफाइन कर दिया। ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास में कोई सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन जो है वो बाइनरी सॉल्यूशन है। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अगर 2 कंपोनेंट्स होंगे तो मान लेते हैं एक है सॉल्यूट और एक और हमारे पास में यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट। अगर इसके मोल्स Na हैं तो यहाँ पर इसके मोल्स हम कितने मान करके चलेंगे, Nb मान करके चलेंगे। अब जो मोल फ्रैक्शन रहता है जनरली हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट बाय x। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लो मेरे को सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की बात करनी, मतलब मुझे किसकी, XA की बात करनी है। अगर XA के मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, सॉल्यूट के मोल्स, सो इट विल बिकम Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर जो मिक्सचर है उसके अंदर टोटल मोल्स एक तो सॉल्यूट के और एक सॉल्वेंट के हैं, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, Na plus Nb। सो हियर XA विल बिकम इक्वल्स टू Na अपॉन Na plus Nb, जहां पर Na किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, और Nb किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को। अब हमारे यहाँ पर इस केस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 2 ही कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्यूट का कंपोनेंट और एक और कौन सा कंपोनेंट है, सॉल्वेंट का। तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन में इन दोनों का ही सम कर दूं तो क्या मुझे इसका सम 1 के इक्वल मिलेगा। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ते हैं, एक जो फ्रैक्शन था यहाँ पर, उस एक फ्रैक्शन की जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, 1/8 के इक्वल थी। अब टोटल फ्रैक्शन अगर हम यहाँ काउंट करें तो हमारे पास में टोटल 8 फ्रैक्शंस थे, मतलब आई एम गोइंग टू ऐड दिस 1/8 फॉर 8 टाइम्स, ठीक है। और जब हम इसको 8 टाइम्स तक ऐड करेंगे सो द आंसर विल बी 8/8 एंड इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं जो भी मेरे पास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आता है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो जो भी इसका सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो क्या जरूरत है हमें ये सम निकालने की, क्योंकि मान लीजिए आपने जब क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया, राइट,
So after that, you need not to find the mole fraction of solvent again by this method. आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आपने XA निकाला तो आप XB को कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस XA से निकाल सकते हैं. So this is going to be a very simple relation to find out mole fraction of B also. So I hope आपको ये तीनों फॉर्मूलाज क्लियरली समझ में आ गए होंगे. एक तो ये वाला, फिर एक ये वाला और एक और ये वाला फॉर्मूला. अब मान लो कभी किसी मिक्सचर के 3 कंपोनेंट्स हैं, तो उन तीनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होगा, वो भी 1 के ही इक्वल होगा. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक नोट, और वो नोट क्या होगा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन of all the components, sum of mole fraction of all the components in a mixture is 1 is equals to 1. मतलब वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा. So I hope ये नोट आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, and it is one of the important note of this topic. Now comes the last 2 concentration terms, and one is ppm, another one is ppb. Actually these terms are used when the amount of solute is very less. For example, if like someone needs to find out the amount of air pollutant present in air, alright, then the amount of pollutant will be very less as compared to the total amount of air. Similarly, if one needs to find out the amount of impurity present in water, then in the same way the amount of solute is very less. So in all the cases we have studied one common thing, that the amount of solute is less. तो जब भी किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होता है विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो सॉल्यूट कम होगा, तो वहां पर जो 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम काम में लेते हैं वो है ppm एंड ppb. ppm इज पार्ट्स पर मिलियन, कि जो भी आपका मास होगा यहाँ पर सॉल्यूट का, देन द मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 10 raised to the power 6 gram of solution. Similarly, parts per billion में हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारा solute है वो किस में present है, 10 raised to the power 9 gram of solution. तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं इसकी definition कि mass of solute present in 10 raised to the power 6 gram of solution. Similarly, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, mass of solute present in 10 raised to the power 9 gram of solution. So here we end our topic. If you have any doubt in this topic or in solving numericals of this topic, then you can just ask me those doubts in the comment box. Thanks for watching, and do share the video if you have liked the content. Thank you.